This meeting is being recorded. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संतोष कुमार है और हमारे साथ आज है अयान जिसका रैंक 15 था एंड रितिका जिसका रैंक 16 था। अभी रिसेंटली जो आईआईटी एग्जाम 2023 का एग्जाम हुआ था तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं या एक सारे कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा तो वन बाय वन तुम लोग आंसर देना। तो एक बार तो पहले बताओ कि कैसा लग रहा है, तुम दोनों फ्रेंड हो और दोनों के कंसेक्यूटिव रैंक है ना, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ना। यस सर। काफी ज्यादा सर, मतलब प्रिपेयर तो साथ में ही किया था लेकिन ये नहीं सोचा था कि हाँ एकदम 15-16 एक के बाद एक ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब वही ऐसा एग्जाम वालों को भी पता हो कैसे दोनों साथ ही तैयारी कर रहे थे, साथ ही हाँ सर, हमने साथ ही प्रिपरेशन शुरू करी थी एंड शुरू से ऐसा ही था कि साथ में पढ़ के साथ ही जाना है कहीं पे, बट रैंक भी साथ ही आ जाएगी ये नहीं पता था। वही ये बहुत कोइंसिडेंस हो गया। तो एक बार अपने बारे में शुरू से थोड़ा बताओ, कहाँ से हो, कैसे कैसे पढ़ाई हुआ है और अभी यहाँ तक कैसे पहुंचे। सो लाइक कोई जर्नी बता दो शुरू से अभी तक। मैं बताती हूँ। पहले मेरा नाम रितिका खेमका है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग यहीं से करी थी, MGPS स्कूल से। देन उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो मैंने BSc ऑनर्स करा था इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रामजस कॉलेज। उसके बाद में फिर यही था कि एक और डिग्री चाहिए, तो मास्टर्स करने का दिमाग में आया। एंड देन फिर सर्फ वगैरह करने के बाद पता चला कि जाम का पेपर होता है जहाँ पे हम IIT से MSc कर सकते हैं। तो फिर तभी सोचा कि जैम की प्रिपरेशन करनी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था जैम के लिए तब मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो उसमें आई डिडंट क्वालिफाई। तो मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था इन स्टैटिस्टिक्स एंड वो एक बैकअप था। एंड देन साइड बाय साइड जैम की प्रिपरेशन चल रही थी, तो अभी जैम क्लियर हो गया, तो नाउ आई विल परस्यू MSc फ्रॉम देयर। हाँ यान तुम बताओ। यस सर, मैं फरीदाबाद हरियाणा को बिलोंग करता हूँ। वहीं से मेरी आई बिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। वहीं से मैंने स्कूलिंग करी अपनी। 10+2 मैंने मॉडर्न विद्या निकेतन से करा, PCM से ही। तो उसके बाद मेरे को क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, तो मुझे पता था कि मैं BSc करूँगा। पहले प्लान था मैथ्स में करने का, एडमिशन भी ले लिया था, बट फिर कुछ और रीज़न के चलते फिर मैंने चेंज करा कुछ और। मैं एक्चुअली एक्चुअल साइंस करना चाहता था इनिशियली, तो उसके लिए मैंने स्टैट्स के लिए चेंज करा। फिर इवेंचुअली तो एक्चुअल साइंस का ड्रॉप हो गया आइडिया, मतलब जो सोचा हुआ था, लेकिन फिर स्टैटिस्टिक्स ले ली थी। और क्या कहते हैं, फिर मैंने जो जैम की तैयारी शुरू करी थी वो 4th सेमेस्टर से शुरू करी थी। एकदम फुल फ्लेजेडली नहीं करी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कर रहा था। एक एक जगह कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, वहाँ से पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर कर रहा था अपने। और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट वो मल्टीपल रीज़न्स थे मेरे खुद के। तैयारी में कुछ-कुछ जगह कमी रही जिसकी वज़ह से मैं उस टाइम क्लियर नहीं कर पाया। बट मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे ये क्लियर हो गया था, क्योंकि मैं वो सिलेबस पढ़ रहा था, तो मुझे क्लियर हो गया था कि पढ़ना तो मुझे यही है, मतलब मास्टर्स तो मुझे करना ही है। आई डोंट वांट टू गो इनटू कॉर्पोरेट एज़ ऑफ येट। तो तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने सोचा नहीं था ड्रॉप लेने का। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि मेरा ड्यू तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन इवेंचुअली मेरा ड्यू क्लियर नहीं हो पाया, तो आप कह सकते हो कि वो एक फुल फ्लेजेड ड्रॉप ही हो गया। तो वो ड्रॉप लेकर के फिर मैंने अभी इस साल एग्ज़ाम दिया 2023 में, एंड इस बार फॉर्च्यूनेटली मतलब क्लियर हो गया एग्ज़ाम। तो मेरी जर्नी तो यही रही है। तो तुम्हारा क्या ग्रेजुएशन तुम्हारा भी रामजस से ही है या कहीं और से? जी, मैंने भी रामजस कॉलेज से ही करा है, बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। वहीं से मैंने, अच्छा मतलब रितिका मेरी क्लासमेट ही है। अच्छा, दोनों क्लासमेट हो, फिर साथ में BSc किए, साथ में जैम की प्रिपरेशन किए। ओह नाइस। तो सही है। तो ये तो हो गया जर्नी को लेके। ओके, तो ये बताओ तैयारी कैसे की है तुम लोगों ने, कैसे कैसे शुरू किया, फिर कैसे कैसे इतने अच्छे रैंक लाए? मतलब तैयारी का यही था कि दिमाग में शुरू से सेट था कि कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना है।
पिछली बार की प्रिपरेशन में एक्चुअली यही गलती करी थी कि हमने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दिया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे सॉल्व कर देंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे सॉल्व कर देंगे। पेपर देने के बाद में रियलाइज हुआ कि आईआईटी के पेपर में ऐसा नहीं कर सकते, वो आपको कभी भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस नहीं देंगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो जब प्रिपरेशन रीस्टार्ट किया था तो दिमाग में यही था कि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करना है, बेसिक से चलना है, 0 लेवल से चलना है। तो हमने फिर वही कुछ स्टैंडर्ड बुक्स उठाई एंड देन प्रॉपरली उन स्टैंडर्ड बुक्स को थॉरोली रीड किया। काफी मुश्किल होता है ये एकदम से करना, क्योंकि बैचलर्स में भी इतनी आदत नहीं थी किताबें पढ़ने की। बट फिर वही था कि बुक्स उठाई, उसमें एक एक लाइन पढ़ी, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करी, उनके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे। तो बेसिकली स्टार्ट यही था हमारा। और हमने कोई भी एक बुक फॉलो नहीं करी, लाइक ऐसा नहीं करा कि सिर्फ इसी बुक से पढ़ेंगे बाकी किसी से नहीं पढ़ेंगे। ये था कि जिस टॉपिक के लिए जो बुक अच्छी लगेगी वो वाली बुक रेफर करेंगे। तो मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ बुक्स जो हम लोगों ने पढ़ी थी, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स थी, यूट्यूब चैनल्स की मदद ली थी, कभी कुछ डाउट्स आते थे तो फिर पूछते थे इधर उधर। बट बेसिकली यही मोटिव था कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाहोगे यार? राइट सर, मतलब मैं बस एक डिफरेंस बताना चाहूँगा कि जब हमने 2022 में प्रिपेयर करा और जब 2023 में दोबारा दिया प्रिपेयर करा, तो जब हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर करा था तो मैंने जैसे जो कोचिंग थी वो उनको ज्वाइन करा था, उन्होंने काफ़ी हेल्प करा बेसिक्स वगैरह क्लियर करने में, हेल्प करने में। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे जो मेरी गलती ये हुई कि मैंने सिर्फ नोट्स पे ध्यान दिया। जो उन्होंने पढ़ाया, जो उन्होंने नोट्स करवाए, वो उन नोट्स पे मैंने ध्यान दिया। हालाँकि वो नोट्स ने काफ़ी हेल्प करा, लेकिन मैं समझता हूँ किसी के भी नोट्स आपको हेल्प नहीं कर सकते अदर देन योरसेल्फ। जो आप खुद बना कर के डिफरेंट-डिफरेंट जगह जा कर के हाथ-पैर मार के अपने नोट्स बनाते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो पहली गलती मुझे लगी नोट्स की, प्रिपेयर करते टाइम उस टाइम। और नोट्स से ही पढ़ा था, कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी। मतलब तब तो ये था कि जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि जो एफएमएस है, गुप्ता कपूर वाली किताब है, वो पढ़नी चाहिए। तो उस टाइम तो ये था, उस प्रिपरेशन में तो गुप्ता कपूर भी नहीं पढ़ी थी। तो बाकी बुक्स तो फिर दूर की बात है। तो नोट्स पे ही रिलाय करा था। ये पहली मिस्टेक थी और जो दूसरी मिस्टेक रही थी, वो ये रही थी कि मॉक टेस्ट्स नहीं दिए थे। सिर्फ पास्ट ईयर्स को मल्टीपल टाइम करा था, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट्स करो। तो मॉक टेस्ट्स उस टाइम नहीं करे थे। तो आप ये कह सकते हो कि जो पहला अटेम्प्ट था, उसमें सिलेबस तो कवर कर लिया था, लेकिन एग्ज़ाम को नहीं पढ़ा था कि एग्ज़ाम में कैसे बिहेव करना है, एग्ज़ाम में कैसे रिएक्ट करना है। और जब शिफ्ट करा 2023 में, जब उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करा 2023 के एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम पे जैसा अभी रितिका ने बताया कि हमें पहले से क्लियर था कि हमें हर टॉपिक को प्रॉपर एक किताब से पढ़ना है, फिर चाहे वो कोई भी किताब हो। बहुत सारे इंटरनेट पे रिसोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारे लोग वो करते हैं, एडवाइस करते हैं ये वाली किताब, वो वाली किताब। हमने पढ़ के देखा, जो भी हमें किताबें ठीक लगी, उनको हमने पिकअप करा और उनको उनको आराम-आराम से पढ़ा। सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे कहीं पे कोई थ्योरम लिखा है तो उसको नोट करके कॉपी में लिख लिया। उसको उसके इम्प्लीकेशंस पढ़े, उसका कन्वर्स देखा, कैसे ये चीज़ें ट्रू हो सकती हैं। तो मतलब काफ़ी आराम से होकर के सारी चीज़ें किताबों में से पढ़ी। और उसके बाद देन इनिशियली तो ये इस पीरियड में हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए एक सर्टेन लेवल तक। उसके बाद ये था कि हमें ये चेक करना था कि एग्ज़ाम के प्रेशर में क्या ये कॉन्सेप्ट्स हमें याद आएँगे, नहीं आएँगे। एंड देयर इज़ ओनली वन वे टू डू दैट एंड दैट इज़ मॉक टेस्ट्स। एंड वहीं पे सुप्रीमम क्लासेस की एंट्री हुई वहाँ पे, हमें पता चला तो हमने जॉइन करा, साथ में ही जॉइन करा था। जो उनका सर ने, शशि सर ने आपने क्रैश कोर्स स्टार्ट करा था, तो उसको जॉइन करा। वहाँ से फिर हमने जितनी भी चीज़ें पहले पढ़ी थी, उनको अप्लाई करते हुए देखा टेस्ट्स में, और जो आपने उस टाइम चीज़ें पढ़ाई, वो भी उसमें अप्लाई करी। तो हाँ, मतलब उसके बाद से तो फिर उसके बाद से ऐसा ही रहा, फिर हम टेस्ट्स ही ज़्यादातर हमने दिए। तो ऑल इन ऑल ऐसी प्रिपरेशन। तो टेस्ट सीरीज कितना हेल्प किया? क्या लगता है, क्या-क्या कमियां दूर करने में टेस्ट सीरीज हेल्प करती है? रितिका, तुम्हारा म्यूटेड है माइक। हाँ सर। तो सबसे बड़ी चीज तो मॉक टेस्ट से यही होती है कि आपको समझ आ जाता है कि आप 3 घंटे के अंदर कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो। आपके ऊपर प्रेशर है कि सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, आगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको नहीं पता। लाइक हमने इतने सारे टेस्ट ऐसे दिए थे जिसमें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस लगातार हमसे हुए नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं आता, ये क्वेश्चन भी नहीं आता। तो वो एक चीज कि भाई यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, आगे वाले क्वेश्चंस भी है, अभी आगे वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि कोई
कोई बात नहीं, अगर अभी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आगे वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस लेवल तक क्वेश्चंस जा सकते हैं, कि अगर एक क्वेश्चन बहुत ही टफ है तो देयर विल बी अ क्वेश्चन जो काफी आसान होगा, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड होगा। एंड कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको देखते ही छोड़ना होता है, जिसमें अपना टाइम नहीं जाया करना होता है। तो ये सारी चीजें काफी हेल्प करती है। और मेरे लिए पर्सनली ये चीज भी हेल्प करी कि एक समझ आ गया, एक स्ट्रैटेजी समझ में आ गई कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पहले कौन से सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, बाद में कौन से करने हैं, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, क्योंकि आपके सामने कंटिन्यूअसली क्लॉक चल रहा है। तो बैक ऑफ द माइंड ये चीज सेट हो जाती है कि इतना घंटा जब खत्म हो जाएगा तब मेरे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। क्योंकि आप रेपिटेटिवली इतने टेस्ट अगर देते हो तो आपको एक पैटर्न दिख जाता है कि आपको सेक्शन ए करने में 1 घंटा लग रहा है या 1.5 घंटा लग रहा है, सेक्शन सी में आप कितना टाइम देना चाह रहे हो। तो ये सब चीजें एनालाइज करने में काफी हेल्प करता है। फिर उससे फिर एग्जाम के अंदर जब आप जाते हो तो एक तरीके से आपने आधी जर्नी तो पार ही कर ली, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मॉक टेस्ट तो। कैलकुलेटर कैसे यूज करना है ये सब है ना। हाँ ये सब, हाँ मतलब जी। इंटरफेस से भी आप कंफर्टेबल हो जाते हो, कब क्वेश्चंस कैसे स्किप करना है, कैसे स्विच करना है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने पूरा कैसे आएगा, वहां पे कैलकुलेटर है, क्लॉक है, तो वो पूरा इंटरफेस तो है ही। मेरा पॉइंट सर यही होने वाला था नेक्स्ट, कि मतलब वैसे तो मोर और लेस कि कैसे हेल्प करता है मॉक टेस्ट वो तो बता ही दिया अभी रितिका ने, लेकिन दिस वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट पॉइंट कि इस हद तक मॉक टेस्ट ने हेल्प करा कि जब हम फाइनल एग्जाम में जाकर के बैठे तो वहां पे तब भी यही लग रहा था कि अभी भी एक सुप्रीम क्लासेस का एक मॉक टेस्ट ही देने बैठे हैं, क्योंकि इंटरफेस और डिटेलिंग इतनी थी कि व्हेन वी स्टार्टेड टू गिव द टेस्ट वहां पे सर क्लॉक चलता है, तो जो एग्जाम में क्लॉक चलता है वो मिनट्स में चलता है, इट्स नॉट इन आवर्स। तो आपने जो टेस्ट सीरीज में क्लॉक भी दिया था वो भी मिनट्स में दिया था, तो इतनी बारीकी से लेकर के और क्वेश्चन की क्वालिटी तक, तो एवरीथिंग हेल्प्स। मतलब मेरे को ये लगता है कि भले ही आप 100% सिलेबस कवर ना कर पाओ, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, भले ही 50% कराए, जस्ट फाइंड दैट 50% इन द मॉक टेस्ट एंड मेक श्योर दैट यू आर मैक्सिमाइजिंग। जितना आपने 50% करा है उसको ठीक करके आओ, जो बाकी का 50% बचा है उसमें अगर अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कम से कम इतना पता चलेगा कि बाकी के 50% में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और मुझे कितने डीप में जाकर के पढ़ना है। तो एक जो चीज रहती है जो बहुत कॉमन रहती है, जो मेरे साथ भी थी और जो हम पहले प्रिपेयर कर रहे थे कि अभी तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी कैसे मॉक टेस्ट दे दें, ये रहता ही ये वाली चीज। तो आपका जितना भी हो गया है 30% 40%, जस्ट फाइंड दैट इन द पेपर एंड डू इट। बाकी का फिर आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, लेकिन मॉक टेस्ट देते रहो, क्योंकि उसके वही सारे फायदे हैं जो अभी रितिका ने बताया, जो मैंने बोला कि फेमिलियर हो जाते हो आप, फिर आपको वो डर धीरे धीरे निकल जाता है वहां पे जाकर के। तो रहेगा क्योंकि एक चीज ये है कि अब आज हम जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा रैंक आया हुआ है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि हमें बहुत सारा नॉलेज है या हमें सब कुछ ही आता है स्टैट्स में मैथ्स में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमसे बहुत बेहतर आता होगा, लेकिन वो बस बेहतर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि शायद उन्होंने उस इंटरफेस में घबरा गए, देख करके स्ट्रेस में आ गए। तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। बिल्कुल। हमारा जो दूसरा, हमने 2 पोर्टल हमारे थे, जो न्यू वाला पोर्टल हमने बनवाया था उसमें बिल्कुल जैम का सब कुछ था, चाहे कैलकुलेटर हो, टाइम हो, 180 से स्टार्ट होता है फिर वो डाउनवर्ड है ना जाता है। सो इस तरह से है। एकदम सेम और था, हाँ वो कलर भी सर एकदम हाँ सेम थे वहां पे, कि हाँ अगर आपने क्वेश्चन नहीं विजिट किया तो रेड कलर होगा, आंसर कर दिया तो ग्रीन। वो सब चीजें वहां पे जाके ना, अभी तो बैठे बैठे लगता है कि ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट जब आप वहां बैठे होते हो इन्हीं सब चीजों में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि लगता है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या करना है। तो एग्जैक्टली। जरूरी। फर्स्ट टाइम में कोई बच्चा अगर देखता है इंटरफेस तो वो सीखना पड़ता था, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग, तो आपको मीनिंग पहले पता है क्योंकि इसका ये मीनिंग है। Exactly। और तो मेरे साथ में सर एक पर्सनल एडवांटेज ये भी हुआ था कि जैसे आप लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट कराई थी, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो गए थे उन टेस्ट के थ्रू। कभी पोर्टल बीच में बंद हो गया, कभी मेरा इंटरनेट चला गया, कभी वो लोड ही नहीं होके दे रहा है क्वेश्चन पेपर। तो एक तरीके से सारे सिचुएशंस की ना आदत पड़ गई थी पहले से। तो जब मैं फाइनल एग्जाम देने गई थी वहां पे भी मेरा सर्वर डाउन हो गया था। तो मुझे तो सच में ये लग रहा था कि मैं घर पे बैठ के टेस्ट दे रही हूँ, वो अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना जनरली यही होता है कि अगर एग्जाम में ऐसी चीज होती है तो पैनिक कर जाते हैं हम लोग, टेंशन में आ जाते हैं कि क्या चल रहा है, हमारा टाइम तो नहीं जा रहा है, ये वो। मेरे को तो इस चीज की भी पहले से ही आदत हो गई थी कि ठीक है कोई बात नहीं, हो हाँ, जाता है। हमारा भी तो कभी लेट हो वो जाता चीज, था। एग्जैक्टली। तो सर उस चीज की भी काफी अच्छे से आदत पड़ गई थी मुझे तो टेस्ट सीरीज के थ्रू।
जैसे कई सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं सर टेस्ट 2 बजे आप 4 बजे करते, मतलब पेपर रेडी नहीं हुआ जो हमारा, या मान लो हमने आंसर की अपलोड नहीं किए हैं तो हम लोग 2 घंटे लेट कर देते थे। तो कुछ बच्चे ऐसे इरिटेट हो जाते थे सर टाइम पे टेस्ट होना चाहिए दिस दैट। अब जैम के एग्जाम दिन ही ऐसा हो गया, वहां भी कुछ बच्चों का एग्जाम 4-5 बजे स्टार्ट हुआ, 2 बजे का एग्जाम है 4 बजे स्टार्ट है, वहां क्या कर लोगे तुम? वो चीज है, यहाँ तो हमें बोल एग्जैक्टली। देते। वही सर, उस चीज के हमें पहले से आप ट्रेन करके भेजा था आप लोगों ने हमें कि वहां पे जाके भी ऐसा हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, सब चीज हो जाएगी आराम और से। उसको सर इतने ज़्यादा टेस्ट्स हो गए थे कि मेरे को लगता है हर टाइप का टेस्ट दे दिया था। हाँ। ईज़ी टेस्ट दे दिया था, डिफ़िकल्ट टेस्ट दे दिया था। एक ऐसा टेस्ट दिया था कि बीच में ऐसा हो रहा था कि बीच का ऐसा फ़ेज़ आया था जिसमें मैंने टेस्ट देना छोड़ दिया था। मैं पिछले टेस्ट को रिवाइज़ कर रहा था। तो 1 डेढ़ हफ़्ते के ब्रेक के बाद फिर मैं दोबारा टेस्ट देने बैठा और मैं एकदम आउट ऑफ सिंक हूँ। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा टाइम लगता है जब आप दोबारा से टेस्ट देने बैठते हो। तो हम्म। वो वाला जो टेस्ट था मेरा, उसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ा नहीं, उठा नहीं और मैं करता गया। तो इवेंचुअली फिर उसमें ठीक-ठाक नंबर आ गए थे। तो उस टेस्ट से ये सीखने को मिला कि अगर नहीं भी आ रहा है तो लगे रहो, 3 घंटे तो हैं ही वहाँ पे। तो पूरी तरीके से उसमें लगे रहो और कुछ ना जितना आता है उसको सॉल्व करते रहो। तो एक तरीके से हर वैरायटी का टेस्ट दे कर के हर वैरायटी की सिचुएशन पता चल गई थी, क्या-क्या हो सकता है वहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन ये कि आप लोग कितने घंटे पढ़ते थे दिन में, 24 घंटे में कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? या हाँ सेल्फ स्टडी मेनली, ये कितने घंटे पढ़ते थे इन ऑल? मतलब सर ऐसा फिक्स तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट ड्रॉप ही दिया था, लाइक पूरे दिन घर पे थे। तो रूटीन में यही रहता था, सुबह उठते थे, पढ़ते थे, पहले सेल्फ स्टडी करी, रिवीजन करा एंड एवरीथिंग, देन 3 घंटे का टेस्ट दे दिया, फिर कभी डिस्कशन क्लास ज्वाइन कर ली। ऑल इन ऑल मतलब मिक्स ही रहता था कि पूरे दिन या तो सिर्फ रिविजन कर रहे हैं या फिर सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जनरली बाहर जाना नहीं होता था हमारा, तो घर पे ही रहते थे, तो पढ़ते ही रहते थे। हम्म। आपका? हम्म। हाँ सर, मतलब ऐसा कभी कुछ मतलब टाइम करके देखा नहीं कि अच्छा हाँ। कितना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टाइम होता है कि अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो कि कितनी देर बैठे और खुद से पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी और अपने असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किताब में से, तो आई डोंट थिंक कि 8 to 9 आवर्स से ज़्यादा ऐसा हुआ होगा। हम्म। लेकिन अगर आप इन जनरल ऐसा पूछो कि मतलब जब मैं नहीं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा होता था किसी न किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बारे में, तो आप उसको इंक्लूड कर लो तो, क्योंकि एक तरीके से हम ड्रॉपर ही थे, तो हमारे पास तो पूरा दिन था, कुछ और काम नहीं था। तो फिर ऑल द टाइम कभी ना कभी कुछ किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। हम्म। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको कम टाइम में बहुत ज़्यादा कर लेते हैं वो। तो ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। बस एक चीज़ है कि आप जितना कोशिश करो, चाहे आप किसी और भी काम में लगे हो, लेकिन अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिमाग में चलाते रखो उन कॉन्सेप्ट्स को, उनके बारे में सोचते रहो हम्म। और जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं हो जाए, तब तक आप पढ़ो। यही है, ऐसा कोई भी गारंटीड टाइम नहीं है जिसमें क्लियर हो जाएगा या कुछ होगा। हम्म। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप लोगों को कुछ बहुत सारे बुक्स आपने देखे, तो जैसे कुछ जो बच्चे हैं न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो पूछते हैं कि कुछ बुक्स बता दो जो हम पढ़ सके या स्टार्ट कर सके, आप कौन कौन सी बुक रिकमेंड करोगे आप लोग? सर बुक्स का ये है कि अगर मैथ्स से शुरू करें तो मैथ्स में जहाँ तक सीक्वेंसेस एंड सीरीज की बात है, जो रियल एनालिसिस का पार्ट है, वो मैंने एसके मापा से पढ़ा। बहुत सारी किताबें हैं और मैंने चेकआउट करी। एक बार्टेल की कोई किताब आती है, वो भी चेकआउट करी, बहुत सारी किताबें चेकआउट करी, बट मुझे एसके मापा बहुत बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एसके मापा ही पढ़ी है एंड उसकी की एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करें, कोई भी दूसरा रिसोर्स उसके लिए यूज़ नहीं करा। और जहाँ तक बात है डबल डिफरेंशियल कैलकुलस की, डबल वेरिएबल कैलकुलस की, उसके लिए मैंने किताब यूज़ करी थी जेम्स स्टुअर्ट की किताब एक आती है कैलकुलस की, वो मैंने यूज़ हाँ। करी थी। अ, उसको उसके मैंने ऐसे एक्सरसाइज़ेज़ उसकी बहुत सारी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करा था। तो मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी थी थोड़ा बहुत और जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने शशि सर की क्लास ली थी। हम्म। तो वो मिक्स मिक्स एंड मैच करके वहाँ से पढ़ा था। जहाँ तक बात है डबल इंटीग्रल कैलकुलस की, तो उसके लिए मैंने किताब यूज़ करी थी एंटोन बायवेंस की और उसका नाम है कैलकुलस अर्ली ट्रांसेंडेंटल्स करके। वो किताब यूज़ करी थी और उसके बाद सर जो सिंगल इंटीग्रल वाला है,
उसके लिए तो मैंने मतलब शशि सर को ही फॉलो करा था, जैसे जैसे उन्होंने पढ़ाया है। सिंगल इंटीग्रल के लिए मैंने जो बेसिकली सिंगल इंटीग्रल में एप्लीकेशंस ही आती है ना, ज़्यादा डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आता, पूछते हैं उसका एप्लीकेशन पूछते हैं। वो एप्लीकेशन मैंने सर का ही मतलब सर की क्लासेस अटेंड करे थे। तो और सर जहाँ तक लीनियर अलजेब्रा की बात है, तो उसके लिए मैंने सर को करा था, टोटली सर पे ही डिपेंडेंट था, क्योंकि मेरा लीनियर अलजेब्रा काफ़ी वीक है। तो मैंने उन्हीं को करा था। हालाँकि मैंने किताब एक ली थी, वो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, वो भी एस के मापा की किताब है। मेरे को लगता है एस के मापा काफ़ी अच्छे राइटर हैं इस किताब के। उनकी जो लैंग्वेज है लिखने की, वो प्रूफ्स भी लिखते हैं, तो ऐसा बोरिंग नहीं लगता कि बोरिंग प्रूफ्स हैं। उन प्रूफ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हालाँकि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो ये तो मैथमेटिक्स था पूरा। जहाँ तक स्टैट्स की बात है, तो स्टैट्स में जो मेन बुक थी वो थी इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय मूड एंड ग्रेबल। ये मेन बुक थी। इसको पढ़ा था और इसी के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और साइड बाय साइड एक और किताब जो पढ़ी थी, जो ऑफ कोर्स आप रिकमेंड करते हैं, वीके रोहत की, वो वाली किताब पढ़ी थी। उसके क्वेश्चन सॉल्व करे जितने भी हो पाए, और थ्योरी पढ़ी, वो करा था। एंड उसके बाद ये दोनों इनफ थी, इन्हीं में जगल कर रहे थे आसपास वैसे तो। लेकिन एक पॉइंट है जो जो मेरे को रियलाइज होता है कि स्टैट्स में बहुतों को लगता है कि सिर्फ फॉर्मूला है और इसकी कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ कोई लॉजिक नहीं है, इंट्यूशन नहीं है। तो अगर आपको ऐसा करना है, तो एक किताब है बाय जोसेफ ब्लिट्स्टाइन करके, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। वो किताब उन्होंने ऐसे लिखी हुई है जिससे आपको लॉजिक पता चलेगा उसके पीछे का। जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने रेंज पढ़ ली, उन्होंने पीएमएफ पीडीएफ पढ़ लिया, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस और डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। तो उन्होंने क्या है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्टोरी दिया है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो उससे चीज़ ज़्यादा ज़्यादा देर तक रिटेन रहती हैं। वो किताब मैंने रीड करी थी सिर्फ, उसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। तो अगर कोई करना चाहता है तो डेफ़िनेटली वो फ़ायदा ही करेगी मेरे हिसाब से तो। मैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था, इतना वक़्त नहीं था। तो हाँ, मतलब स्टैट्स में तो मोस्टली यही था। जी रितिका, आप कुछ ऐड करोगे? नहीं सर, बुक्स तो बेसिकली हमने सेम ही यूज करी थी सारी। एक मैंने बुक रेफर करी थी, जॉन ए राइस की बुक है वो। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छे हैं, मतलब उसमें एक एक चैप्टर के अंदर 50-60 क्वेश्चंस दे रखे हैं। सारे करना पॉसिबल नहीं होता है, बट जितने भी क्वेश्चंस करो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। काफी एप्लीकेटिव बुक है वो। मतलब रियल वर्ल्ड में आप इस पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज करोगे उसके थ्रू उन्होंने सारी चीज एक्सप्लेन कर रखी है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक। थ्योरेटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक नहीं है वो, बट अगर क्वेश्चन वाइज करना चाह रहा है कोई, बहुत सारे क्वेश्चंस किसी को सॉल्व करना है, तो दैट इज अ बुक दैट आई कैन रिकमेंड। बाकी तो मोर और लेस सब सेम था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कोचिंग लेना जरूरी है या बिना कोचिंग का भी कोई बच्चा अच्छा कर सकता है एग्जाम में, या कुछ फायदा होता है कोचिंग का, या क्या आप लोगों का क्या व्यू है इस पे, कोचिंग लेने पे? सर मैं तो ये बोलूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे यही आती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगर आप खुद से इतना डेडिकेटेड होके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो शायद कोचिंग की उतनी जरूरत नहीं है। बट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो काफी वीक है थियोरेटिकली, अगर उनको सिर्फ फॉर्मूले याद हो रहे हैं और अगर उनकी अप्रोच समझ में नहीं आ रही है, तो फिर किसी की गाइडेंस बहुत जरूरी है। एंड इन एनी केस, चाहे किसी ने कोचिंग के थ्रू पढ़ाई करी हो, चाहे किसी ने सेल्फ स्टडी करी हो, कहीं पे भी कैसे भी, पर टेस्ट सीरीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक क्वालिटी के मॉक टेस्ट अगर आप नहीं करोगे, तब तक चाहे आपने खुद से पढ़ाओ चाहे कोचिंग से पढ़ाओ, वो कोई भी मैटर नहीं करेगा। तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। हम लोगों ने टेक्निकली सेल्फ स्टडी करी थी, एंड उसके बाद में फिर टुवर्ड्स द एंड एक गाइडेंस मिल गया था आपके थ्रू एंड शशि सर के थ्रू, मॉक टेस्ट हो गए थे। तो ऑल इन ऑल तब कवर हो जाती हैं फिर सारी चीजें। बिल्कुल। आपको कुछ कहना है? हाँ सर, मतलब मोस्टली यही है कि ये वाला पॉइंट है कि आपको टेस्ट सीरीज तो लेनी पड़ेगी, चाहे चाहे भले ही आप खुद प्रिपेयर कर लो। मतलब जब कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उसमें कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, लेकिन एट द एंड देने से पहले आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। उसके बिना बहुत टफ होगा, काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना। तो हमारा यही था कि मोस्टली सेल्फ स्टडी ही करी थी। एंड वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि
आपने जब हमने आपको ज्वाइन करा तो आपने भी या शशि सर ने भी ये नहीं कहा कि 100% हमको ही फॉलो करो। आप लोगों ने नहीं बोला, क्योंकि मुझे शशि सर की एक बात याद है, जब हमने ज्वाइन करा था वो कह रहे थे कि आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो 100% मेरी मानो, 100% अपनी मानो, 60% मेरी मानो, 40% अपनी मानो, या फिर वाइस वर्सा। तो उन्होंने कहा था मैं 100% किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा कि 100% मेरी मानो या 100% अपनी। आप एक रेशियो रखो ताकि 60% से कुछ काम आपका बन जाए पेपर में और इस 40% से और काम बन जाए। तो आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट डोंट फॉरगेट सेल्फ स्टडी फ्रॉम बुक्स। हाँ बुक्स को रीड करना, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर भी आपको पढ़ा रहा है, तो संतोष सर पढ़ा रहे हैं, शशि सर पढ़ा रहे हैं, वो भी किताब से पढ़कर ही पढ़ा रहे हैं आपको। एग्जैक्टली। तो ऐसा हो सकता है कि एक पैराग्राफ हो, उसको कोई टीचर अलग तरीके से इंटरप्रेट करे और आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करो। तो डिस्कशन जरूरी है। आई गेस जब हमने ज्वाइन करा सुप्रीमम को फॉर द क्रैश कोर्स एंड सब्सिक्वेंटली फॉर टेस्ट सीरीज, सबसे ज्यादा फायदा ही डिस्कशन करा। क्योंकि जब आपकी क्लास ज्वाइन हमने करी तो आपसे डाउट पूछे कि सर ऐसा नहीं वैसा क्यों, और शशि सर के साथ भी सेम ही करा। तो डिस्कशन से चीजें बाहर निकल के आती हैं। वो जब तक वन वे स्ट्रीट रहेगा कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप कुछ पूछ नहीं रहे, और आप हाँ पूछोगे कब, जब आप पढ़ोगे, जब आप किताबें पढ़ोगे तभी आपको डाउट आएगा। तो हाँ, मतलब मेरे हिसाब से जरूरी है, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज के लिए तो बहुत जरूरी है कोचिंग ज्वाइन करना। मतलब ये है कि सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप खुद से सीखो, बुक से सीखो, टीचर से सीखो, कोचिंग से सीखो, कॉलेज से सीखो, लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। हाँ सर। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा बुक्स का और थोड़े। अभी ये बताओ, अभी कहाँ एडमिशन लोगे आप लोग, बॉम्बे दोनों? हाँ सर। अच्छा, यस सर, बॉम्बे। हाँ सही है। हाँ, बॉम्बे का एक फायदा ये, घूमने घूमने का एक खूब अच्छा मिल जाता है। कैंपस में रहते तो लोग घूमते रहते ना, कभी भी निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और वहाँ हाँ बहुत सर फ्रीडम रहता है, 24 घंटे फ्रीडम है, कभी जाओ कभी आओ, कोई कुछ नहीं कहता। कॉलेज में, हॉस्टल में एक अलग माहौल है, आईआईटी कहते हैं ऐसे। तो वही एक्सपीरियंस करना है सर। हाँ हाँ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा है कैंपस का, बहुत मजा है, वो जिंदगी भर तुम याद रखोगे। फिर वो अलग एक मतलब वो रहता है, कहते हैं स्टोरी रहती है लाइफ टाइम आईआईटी कैंपस की। सर तो आपकी और शशि सर की फोटो सुन देख के एंड आपकी स्टोरी सुन के और ज्यादा मन करता है बॉम्बे जाने का, हाँ, कि हमें भी यहीं जाना है। और बॉम्बे हम लोग दिल्ली में भी थे, लेकिन बॉम्बे दिल्ली से बेटर है। इवन मैं खड़गपुर में अभी हूँ, आईआईटी उससे भी बेटर है। बॉम्बे इज द बेस्ट आईआईटी, रैंकिंग में भी है, और ऐसे भी जाओगे तो फील भी होता है। मुझे तो हर रोज फील होता है कि बॉम्बे बेटर है यहाँ खड़गपुर में जाने के बाद। तो ये है। तो अभी थोड़े से आते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ मिनट बचे हैं, क्वेश्चंस क्या क्या रह गए हैं। ओके, तो आप लोगों का जॉब का ही प्लान है एमएससी के बाद? अभी तक तो सर यही है, बाकी अभी पीएचडी के बारे में हम दोनों ही शायद अनश्योर हैं कि करना है कि नहीं करना है। वो थोड़ा वहीं जाके समझ आएगा, बट हाँ अभी तक तो यही है, कॉर्पोरेट में ही जाना है। तो अच्छा, ये बताओ, तुम लोग 12th के बाद स्टैटिस्टिक्स का कैसे प्लान हुआ? बता रहे थे स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स किए रामजा से दोनों, मतलब कैसे डिसाइड किए स्टैटिस्टिक्स तुम लोग, मतलब मैथ छोड़ के स्टैट्स क्यों? सब मेरा तो एकदम गलती से हुआ था ये सब, मतलब मेरा अच्छा। बिल्कुल भी इनिशियल प्लान नहीं था कि मुझे स्टैट्स में ऑनर्स करना है। मुझे वैसे इको ऑनर्स करना था, बट कहीं ना कहीं दिमाग में उस टाइम एक्चुअल साइंस चढ़ गया था कि यार एक्चुअल साइंस बहुत अच्छा होता है, वो करना है। इनिशियल प्लान वो था। तो एक्चुअल साइंस के बारे में जब थोड़ा पढ़ा तो समझ में आया कि इसमें काफी ज्यादा स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। तो वो एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में ही तब पता चला था कि ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है। तो फिर ड्यू का फॉर्म भरा था, तो वहाँ पे स्टैट्स का भी फिल कर दिया था, इको भी करा था, और मुझे लेना एडमिशन इको में ही था। बट जब फर्स्ट लिस्ट वगैरह आई तो मुझे स्टैट्स में मिल रहा था और अच्छा कॉलेज भी था, सुना भी था। तो फिर हाँ, मैंने ले लिया, ज्यादा सोचा नहीं, सिलेबस भी नहीं देखा था, ये भी नहीं देखा था कि क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते। बट हो रहा था तो बस ले लिया, तो काइंड ऑफ डेस्टिनी वाली चीज थी मेरे लिए तो। बट स्टैटिस्टिक्स वर्ड मेरे दिमाग में एक्चुअल साइंस से आया था। तुम्हारा क्या स्टोरी है यार? सर मेरा भी मतलब सिमिलर है, मतलब बाय चांस तो नहीं लिया था, लेकिन जिस पर्पस के लिए लिया था वो आज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब वही जब तो। 12th मैंने, हाँ, तो जब मैंने 12th पास आउट करा था तो उस टाइम पे जेई की मैंने कुछ खास तैयारी नहीं करी थी, बस क्योंकि सब देते हैं एग्जाम, तो मैंने जेई दे दिया था, मेंस एडवांस। बट ऑफ कोर्स वहाँ पे तो नहीं हुआ, और मतलब मुझे इंजीनियरिंग करनी भी नहीं थी उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा मैं मैथ्स ही करूँगा, क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सिर्फ मैथ्स ही पसंद था। तो मैंने वो करा, मैंने एडमिशन ले लिया था पहली कट ऑफ में जा करके।
और उसमें फिर मैंने सिलेबस देखा कि उसका क्या है। तो इनिशियली तो हम तो 10+2 में बहुत एप्लीकेटिव चीज़ें पढ़ते हैं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। वहाँ पे जाकर के चीज़ें बहुत थ्योरी रहती हैं, वहाँ पे ग्रुप्स और ऐसे टाइप की चीज़ें आती हैं। तो मैं रीथिंक कर रहा था उसको, फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने कहा एक्चुअल के लिए स्टैट्स बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने सेकंड कट ऑफ में फिर स्विच करा था, तो मैंने स्टैट्स में फिर एडमिशन ले लिया था। और उस पॉइंट के बाद मैंने एक्चुअल 3-4 महीने में ही ड्रॉप कर दिया था कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू। तो हाँ, मतलब मेरा ही ये रहा था 12th के बाद। हम्म। अरे सुप्रीम के बारे में पता है तुम लोग कैसे चला था? कहाँ से, टेलीग्राम से या यूट्यूब से, कैसे? सर वो वही थे, मतलब ग्रुप्स में ही एडेड थे। अच्छा। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो ग्रुप्स वगैरह में ऐड हो जाते हो। तो हम्म। वहाँ से मतलब पता था, हमेशा से ही पहले से ही पता था। आप लोग की वीडियो थी, क्योंकि आप मुझे आपका ही चैनल पता था। हाँ। आपने डाउट डिस्कशन वाली वीडियोस वगैरह डाली हुई थी पिछले बैचेस की, तो वहाँ से मुझे पता था। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर जो सीरियसली जब फिर पता चला, तो वो था जब आप लोगों ने इंटरव्यू करा था, वो श्रुति का, हाँ, जो ऑल इंडिया रैंक 3 थी वही था। 2022 में। तो हम्म। उनका इंटरव्यू देखा, फिर आगे और लोग आपने डाला हुआ था, तो वहाँ से इंटरव्यू देखा, देन वहाँ से फिर पता चला, फिर कनेक्ट करा हमने हम्म। आपसे। कोई नहीं, श्रुति से भी तुम बॉम्बे में तुम्हारे सीनियर होंगे ना वो। वो लोग, फिर तुम मिलोगे इन लोगों से। तो सही है, हाँ सर। हमारा एक कम्युनिटी। अब आईआईटी में एक अलग कम्युनिटी होगा, जैसे पिछले बार भी 5 बच्चे हैं ऑलरेडी, तुम्हारे सीनियर से 5 बच्चे हैं, इस बार तो 10-15 होंगे। तो एक पूरा ग्रुप रहेगा वहाँ पे, सेम हाँ, वाला। सुप्रीमम का अलग ही ग्रुप हो जाएगा वहाँ पे एक। हाँ, क्योंकि मैं जान पहले से आप, क्या होता है, पहले से जिनको आप जानते हो उसके थ्रू आप थोड़ा सा न्यू जगह पे इंटरेक्ट करने में बेटर फील करते हो ना। तो वैसा यस होगा, सर। कुछ लोग को आप पहले जानते होगे तो वहाँ जाओगे तो जनरली वही दोस्त बनते हैं इनिशियली, फिर बाद में लोगों को जानोगे तो उसके हिसाब से आपका सर्कल बढ़ता है। तो यस। ठीक है, तो हम लोग थोड़े एंड पे आ गए हैं, तो बस अंत में ये पूछूंगा आप लोग से, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए क्या टिप्स है, सजेशन है, एडवाइस है, एक एक करके बताओ, फिर हम लोग एंड करेंगे। सजेशन और एडवाइस तो यही रहेगा मेनली, जो मैं एक्चुअली पूरी वीडियो में ही मैंने कहा है कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड शशि सर एक बात कहते हैं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओ तो एकदम बेसिक से सोचना चाहिए, डेफिनेशन से प्रोसीड करना चाहिए। और आप डेफिनेशन से तभी प्रोसीड कर पाओगे जब आपकी डेफिनेशन माइंड में क्लियर रहे कि हमने कैसे पढ़ा था इस कॉन्सेप्ट को, क्या क्या चीजें पढ़ी थी जब हमने ये चीज पढ़ी थी। तो वो ही इम्पोर्टेंट है। प्रेशर हैंडल करना इज द अल्टीमेट की। सब लोगों को उतना ही आता है, बट वो 3 घंटे में कौन कैसे रिएक्ट कर देता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे अपनी नर्व कंट्रोल करना और बहुत ज्यादा पैनिक ना करना, दिस इज समथिंग जो हर किसी को सीखना चाहिए। एंड सिर्फ एग्जाम में नहीं, आई गेस लाइफ के हर पार्ट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए। मतलब खुद को पता होना चाहिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। खुद से झूठ बोलोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड वर्क ऑन देम। एंड प्रेशर हैंडल करके रखोगे तो होपफुली हर चीज हो जाएगी। हम्म। आप बताओ यार। सर मतलब मोस्टली तो सब आपने भी बताया, रितिका ने भी बताया। मेरा हाँ। बस यही कहना रहेगा कि मैंने जब दूसरी बार तैयारी करी, जब पहली बार तैयारी करी थी तो तैयारी करी थी कि आईआईटी क्लियर करना है। जब दूसरी बार तैयारी करी तो कभी बाउंड नहीं लगाया कि ये तो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। अब हम्म। ऐसा भी नहीं करा मैंने कि बहुत ज़्यादा ही कुछ और ही पढ़ने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को लिमिट नहीं करा। जैसे कोई टॉपिक है उसके बारे में गूगल करा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे गया। तो उससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और आपको इंटरेस्ट आता है जिसमें आप पढ़ रहे हो। और आपको कोई भी चीज़ क्लियर करनी है तो आपको इंटरेस्ट उसमें आना ज़रूरी होगा। और अ, हमारा तो सब्जेक्ट कोई मतलब मैथमेटिक्स जैसा भी नहीं है या थियोरेटिकल नहीं है जिसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं है। आप हर कोई स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, रिग्रेशन पढ़ रहा है, चाहे चाहे वो बीटेक हो चाहे कुछ हो। तो यस। वो ये चीज़ स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा ईज़िली रिलेट हो सकता है। मैथमेटिक्स भी, मेरे को तो मैथमेटिक्स भी रिलेटेबल लगता है एक हद तक। तो हम्म। ये पहली वाली चीज़ रही कि जब भी आप पढ़ो, चाहे खुद से पढ़ो, टीचर को किसी जॉइन करो, लेकिन क्यूरियोसिटी रखो, उनसे सवाल पूछो, इंटरनेट पे जाओ, बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। ये हम्म। पहली चीज़ रहेगी। और दूसरी चीज़ जो मुझे कहनी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारा फेलियर्स के बाद फिर जाकर के एक सक्सेस मिलता है। हम्म। जो जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स अंटिल द फर्स्ट सक्सेस, यस। वो असली में कॉन्सेप्ट है। मेरे साथ तो क्योंकि अभी ये चीज़ हो गई, अभी एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन इससे पहले अगर मैं गिनाने बैठूँ तो मेरा 2022 का जैम नहीं क्लियर हुआ।
ISI नहीं क्लियर हुआ, CMI क्लियर नहीं हुआ, DU भी क्लियर नहीं हुआ। फिर तो और क्योंकि मैंने JEE को इतने अच्छे से नहीं करा था, तो मुझे अब इस फ़ेज़ में जाना पड़ा, फेलियर देखना ही पड़ा। तो उससे वही जो आप बात कहते हैं, मेरे को याद है आपने 5th फ़रवरी इस साल ही आपने सेशन लिया था हाँ। शशि सर के साथ, उसमें हमने ये बात बोली थी कि हम्म। बहुत सारे फेलियर्स हुए फिर जाकर के हम यहाँ पे पहुँचे। तो एग्जैक्टली। वही है कि उस टाइम बहुत वो लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इफ यू जस्ट कीप गोइंग थ्रू इट तो कुछ ना कुछ ढंग का तो हो ही जाता है एट द बिल्कुल एंड। बिल्कुल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते रहना इंपॉर्टेंट है। फेलियर जैसे तुमने कहा, सब लोग लाइफ में फेलियर देखते हैं, हमने भी देखा है, और जो आज सक्सेसफुल है उसने बहुत फेलियर देखा है। तो जो लोग फेलियर के बाद हार जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें हैं। तो आपको लगातार कोशिश करनी है, एक प्रॉब्लम आई फिर उसको फेस करके अगले पे जाओ, तो वैसे ही लाइफ चलती है। और जिसने फेलियर फेस राइट, करना सीख लिया वही सक्सेसफुल होगा, तो है ना। सक्सेसफुल। कि फेलियर इज यस। अ पार्ट सर ऑफ। एक लास्ट चीज़ मुझे ऐड करनी है, ये मैं बहुत दिन से इस बात को लेकर के बैठा हूँ, मैं बोल नहीं पाया हूँ। वो हाँ ये है कि जब हमने जॉइन करा था क्रैश कोर्स, तो आपकी जो पहली क्लास थी, आपने रैंडम वेरिएबल से शुरुआत करी थी हाँ। और आपने तब तक क्या था, तब तक हम कवर कर चुके थे। फिर रोहागी से भी रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया था और मोड टेबल से भी पढ़ लिया था मोस्टली। लेकिन आपने वहाँ पे एक रिजल्ट लिखवाया था, एक थ्योरम दिखाया था। तो मैंने बात करी थी, ऋतिका ने भी मुझसे बात करी थी, मैंने भी बात करी थी कि ये तो रिजल्ट कहीं मिला नहीं। मतलब हमने पढ़ लिया तो अच्छा है, सारी क्लास अटेंड कर ली तो उसको मार्क कर लिया। तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया, लेकिन वो चीज़ नहीं भूला मार्क करा हुआ। और हाँ। सर जिस दिन मैं 12th फरवरी को गया हूँ एग्ज़ाम देने, तो मेरे सामने पहले ही क्वेश्चन वही था। अच्छा। एग्जैक्टली वही वो रिजल्ट था सर जो आपने क्लास में बताया, तो कुछ भी नहीं सोचना उस पड़ा, बस आपका चेहरा दिमाग में आ गया था कि सर ने क्लास में ये हाँ चीज कराई थी, एज इट इज। हाँ, ऐसे होते हैं। चलो। तो उससे काफ़ी हाँ। बूस्ट मिला, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को कि नहीं पहला क्वेश्चन तो ये तो मैं करके आया हूँ, इसका एप्लीकेशन भी सीख के आया हूँ। तो हाँ, मतलब ये मुझे बस बोलना था और ये इसलिए बोलना था क्योंकि आप किसी को भी जॉइन करो, फिर आप उन पे बिलीव करो। फिर जो एग्जैक्टली। भी वो करा रहे हैं, उनको फॉलो करो। फिर आप उनमें ये मत बोलो कि ये ऐसा क्यों करा रहे हैं, वैसा क्यों करा रहे हैं। जब आप जॉइन करो, तो हम दोनों ने शशि सर को जॉइन करा, आपको जॉइन करा, तो फिर आप पे बिलीव रखा कि आप जैसा पढ़ा रहे हैं, हमें आपकी गाइडलाइन फॉलो करके अपनी पार्ट पे भी मेहनत करनी है एंड देन वी जस्ट हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो ये बस तीसरी रहेगी कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे बिलीव रखो कि यहाँ पे पढ़ने से मेरा कुछ अच्छा ही होगा, मुझे सीखने को ही मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच रितिका एंड अयान। मैं फिर से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रितिका का 16 रैंक है इस बार, और अयान का 15 रैंक है आईआईटी एग्जाम 2023 एमएस में। सो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग, ये जरूर हेल्प करेगा थैंक यू। कमिंग एस्पिरेंट्स को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू सो बाय। मच। बाय।